सभी दोस्तों को नमस्कार। सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ये नए साल का पहला करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ रिजेक्टेड द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है इथोपिया, ऑप्शन सी है ईरान और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो दोस्तों, इसका सही जवाब तो है अर्जेंटीना। ए जो ऑप्शन है इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने अभी ऐलान किया है कि हम ब्रिक्स की सदस्यता को खारिज करते हैं। क्या ये ब्रिक्स में शामिल था? BRICS। इसमें 5 कंट्री शामिल हैं। ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। 5 देश शामिल हैं। फिर इसने अर्जेंटीना ने मना क्यों किया? ये 2023 की ही, मतलब पिछले साल जो अभी बीत चुका है, 2023 की ही बात है कि 6 सदस्यों यानी कि और 6 देशों को इसमें शामिल किए जाने की बात हुई थी। जिसमें से कौन कौन से सदस्य थे? देखिए, ब्रिक्स ने वर्ष 2023 में 6 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की योजना बनाई थी। ये सदस्य कौन कौन से थे? अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और UAE। इनको शामिल करने की घोषणा करी थी और इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2024 से शुरू होना था। लेकिन 1 जनवरी को ही यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, इन्होंने अपनी सदस्यता वापस ले ली है कि मुझे इस संगठन का सदस्य नहीं बनना है। अभी फ़िलहाल ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जो कि इसके नाम में ही शामिल हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स से संबंधित ये पहली न्यूज़ थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि 16th FC का फाइनेंस कमीशन का आयोग किसे बनाया गया है। तो ये पिछली बार अभी तक जो चल रहा था वो 15वां आयोग चल रहा था। इसके अध्यक्ष थे NK सिंह जी। NK सिंह जी इसके अध्यक्ष थे। ये 5 साल के लिए इस आयोग को बनाया जाता है। अभी किसे अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, रजनीश कुमार, अरविंद पनघड़िया और रघुराम राजन। पूरा डिटेल जानेंगे कि वित्त आयोग क्या होता है और किसे अध्यक्ष बनाया और क्या इसका काम होता है। तो ऑप्शंस पे हम नज़र डालते हैं। तो पहला ऑप्शन राजीव कुमार, दूसरा रजनीश कुमार, अरविंद पनघड़िया, रघुराम राजन। तो इसका सही जवाब है अरविंद पनघड़िया। तो अरविंद पनघड़िया कौन थे? हमने देखा है कि जब योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया। और उस नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। तो इनको ही क्या बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए, ये वित्त आयोग क्या करेगा? 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। क्या रिपोर्ट सौंपेगा? यानी कि 5 साल के लिए सिफारिश करेगा। क्या सिफारिश करेगा? कि ये केंद्र और राज्य के बीच में जो करों के जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो सिफारिश है उसकी करेगा। राज्यों के बीच करों के जो ये भी करों का जो वितरण होता है केंद्र और राज्य के बीच में, उसकी सिफारिश ये करता है। ठीक है। अब वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद, ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 280 यानी कि 280 आर्टिकल में इसकी चर्चा करी गई है। तो अभी चर्चा में इसलिए ही था ये कि 5 वर्षों के लिए इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं अरविंद पनघड़िया, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है। तो और सबसे पहले की बात करें हम फाइनेंस कमीशन, तो 1951 में आया था और उसके थे केसी नियोगी जो थे उसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये वित्त आयोग है जो कि करों के बीच क्या करता है? वितरण का निर्धारण की सिफारिशें करता है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो 5 साल के लिए ये अरविंद पनघड़िया जी क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या जंक्शन, व्हाट हैज़ द नेम ऑफ द अयोध्या जंक्शन बीन चेंज टू रिसेंटली? तो ऑप्शन ए है रामनगर जंक्शन, रामधाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन और जनकपुर जंक्शन। तो इसका सही जवाब है अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या धाम जंक्शन अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर कर दिया गया है।
ठीक है। तो अभी हमें पता है कि 24 जनवरी को यानी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो वहाँ पर रेलवे लाइन भी बिछाई गई, एयरपोर्ट की भी सुविधा करी गई, तो बहुत तमाम सुविधाएं वहाँ पर की गई। इसी के तहत अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर जो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन है उसने एक बयान जारी किया और कहा कि अयोध्या जंक्शन से इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम करने की घोषणा की है। और वैसे हवाई अड्डे का भी जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम चेंज किया गया। पहले था इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या हवाई अड्डा, अभी कर दिया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी, 30 दिसंबर को दिखा दी गई। अमृत भारत ट्रेन पुश पुल तकनीक पर आधारित है, यानी कि ये दोनों तरफ से चल सकती है, एक तरफ से नहीं। ऐसे ये जो एक साइड चलती है फिर उसको चेंज करके उधर लगाया जाता है, दोनों साइड चलेगी। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस अयोध्या से बिहार के दरभंगा और दूसरी बेंगलोर से मालदा तक चलेगी। तो ये ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएगी, अमृत भारत ट्रेन। ठीक है, तो 3 चीज़ें थी इसमें, ट्रेन का भी आ गया, हवाई अड्डे का भी आ गया, जंक्शन का नाम भी चेंज कर दिया। हाल ही में किसने फिडे यानी कि विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द फिडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल? तो आपके ऑप्शंस हैं व्लादिमीर फेडोसिव, यू यांगी, मैग्नस कार्लसन, अर्जुन एरिगेसी। तो इसका सही जवाब जो है मैग्नस कार्लसन है। ये मैग्नस कार्लसन ने क्या जीता है? फिडे का विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कहाँ के हैं ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने लगभग 5वीं बार ये खिताब जीता है। तो इन्होंने कहाँ पर, अब सबसे पहले तो यही है कि क्वेश्चन में यही आता है कि कहाँ पर आयोजित हुई। सिंपल क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, और सिंपल नहीं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। FIDE अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और मैग्नस जो कार्लसन है नॉर्वे के हैं, इन्होंने खिताब जीता है, 5वीं बार ये खिताब जीता है। और इसकी जो फिडे की चैंपियन की शुरुआत थी ये 2012 में हुई थी। अगर भारतीय महिला की फिडे की बात करें तो अनास्तासिया बोडनारुक ने भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कोनेरू हम्पी यानी कि पहली ग्रैंड मास्टर, इंडिया की ग्रैंड मास्टर शतरंज का सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो कोनेरू हम्पी को हराकर अपना पहला विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। तो महिलाओं में तो हो गया अनास्तासिया ये बोडनारुक है, और पुरुष में हो गया मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने तहरीक-ए-हुर्रियत यानी कि जम्मू कश्मीर पर, ये एक संगठन है, ये जम्मू कश्मीर पर किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो रिसेंटली अंडर विच एक्ट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन बैन तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर? तो ये एक्ट हैं UAPA 1965, UAPA 1966, UAPA 1967 और UAPA 1968। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, UAPA 1967। UAPA क्या होता है? जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में आया था। इसके तहत क्या किया जाता है, जो आतंकी जो गतिविधियां हैं उन पर निगरानी रखता है ये। ठीक है, तो उसके तहत ये जो 1967 की बात है UAPA एक्ट लाया गया था। तो यह रोक किसने लगाई है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो हाल ही में ये प्रतिबंध मुस्लिम लीग, जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लीग के मसरत आलम गुट पर भी लगाया गया। ये धारा किसके तहत लगाया गया? 3A के तहत लगाया गया। और ये एक्ट है जो क्या करता है, इसका उद्देश्य यही है कि जो आतंकी गतिविधियों हैं उन पर रोक लगाना है। तो UAPA 1967 की धारा 3A के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर के मसरत आलम गुट पर और तहरीक-ए-हुर्रियत वाले संगठन पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है, क्योंकि इनको आतंकवादी एक तरह से घोषित कर दिया है। हाल ही में तुर्की की संसद ने नाटो में शामिल होने के लिए किस देश के आवेदन को मंजूरी दे दी है? मतलब मंजूरी दे दी है, पहले ये विरोध कर रहा था, अभी मंजूरी दे दी है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वार काफ़ी दिनों से चला। तो अमेरिका ने अपने वहाँ के देशों के साथ मिल करके नाटो बनाया, और इसने क्या बनाया था? सोवियत संघ, जो पुराना सोवियत संघ हुआ करता था, इसने वारसा बनाया था।
ठीक है। तो अभी हमें पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई काफ़ी दिन से, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई हो रही है, काफ़ी दिन से हो रही है, करीब 1.5-2 साल हो गया। तो अभी रूस के डर से कुछ लोग भाग करके नाटो में शामिल हो रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो को दे दी जाए। तो अभी हाल ही में इनमें से किस देश ने, अभी मैं पहले तो ये बताता हूँ कि जो फिनलैंड है ये 31वां सदस्य बना था अभी हाल ही में नाटो का। नाटो में पहले 30 सदस्य थे, ये एक तरह से सैन्य संगठन है। 31 सदस्य वा बना कौन सा, फिनलैंड। लेकिन 32वें सदस्य के रूप में भी अप्लाई किया था। इनमें से चारों में से वही पूछा गया है कि वो कौन सा है सदस्य जिसने अप्लाई किया था। पहले तुर्की ने उसको मंजूरी देने से, इसमें क्या होता है कि जो भी सदस्य देश होते हैं अगर कोई भी मना करता है तो मंजूरी नहीं दी जाती है, सभी की सहमति आवश्यक है। तो तुर्की मंजूरी नहीं दे रहा था, हाल ही में उसने मंजूरी दे दी है। तो किसको दी है मंजूरी? ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड तो मैंने बता ही दिया कि 31 जो है सदस्य बन चुका है। स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वीडन। स्वीडन अभी क्या होगा, स्वीडन नाटो में शामिल होगा। किसकी सहमति के बाद? तुर्की की संसद ने इसको क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। नाटो में सभी सदस्यों की मंजूरी आवश्यकता होती है। तुर्की और हंगरी के विरोध के कारण ये देरी हुई थी। और ये मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। ये भी नाटो की भी जो है 1949 में, जो वारसा मैंने बताया था उसकी 1955 में स्थापना हुई थी, जो कि सोवियत संघ के नेतृत्व में बना था। हाल ही में BAPS हिंदू मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया। यह मंदिर किस देश में बनाया जा रहा है? BAPS हिंदू मंदिर। BAPS ये नाम याद रख लो, BAPS हिंदू मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है? जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या किया है, आमंत्रित किया है उसका उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन कब होगा? 14 जनवरी को होगा 2024 में, यानी कि चल रहा है जनवरी, इसी में 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन में। तो कहाँ पर जाएंगे? क्या मलेशिया, मॉरिशस, अबू धाबी या कंबोडिया? तो ये जो ऑप्शन सी है अबू धाबी, दुबई में इसका क्या हुआ है, उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया है। ये एक स्वामीनारायण जी का मंदिर है, ठीक है। BAPS ये याद रखना है। तो ये मैंने सब बता दिया। इसके जो हैं ये मान पूज्य श्री, इनके नाम देख लेना एक बार, एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये है कि दुबई में मंदिर बन रहा है स्वामीनारायण जी का। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कौन सी डिग्री की मान्यता रद्द करने की घोषणा की है? MTech, MPhil, MCom, MCA। तो इसका सही जवाब है MPhil को रद्द करने की। ये PhD के इक्विवेलेंट बताते हैं। 2 साल का ये प्रोग्राम होता है। नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी उसमें इसको रद्द करने की यानी ख़त्म करने की घोषणा हुई, मतलब उसमें शामिल किया था इसको कि ख़त्म किया जाएगा, और अभी इसकी रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो ये चर्चा में था, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। रिलायंस जियो ने किस IIT के साथ मिलकर भारत GPT के विकास के लिए संयुक्त परियोजना, चैट GPT वाला हम जानते हैं जैसे गूगल का, उसकी परियोजना शुरू करी है। तो रिलायंस जियो किसके साथ मिलकर के करेगा? IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT रोपड़। तो इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे के साथ मिलकर के चैट GPT की शुरुआत करेगा। सिंपल सिंगल लाइन टाइप क्वेश्चन है। 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा और वर्ष 2024 में क्या होगा, इसका विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नासा ने गॉड ऑफ केओस, ये क्या है? एस्टेरॉइड्स है। केओस, गॉड ऑफ केओस, इसकी क्या करी है? अभी मिशन शुरू किया है। तो किसके द्वारा, किसको भेजा जाएगा इसके अध्ययन के लिए? ये क्या अध्ययन करेगा? और ये सब पहले तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि ओसिरिस, रेनेक्स, बेपेक्स, रेक्स, एपेक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब देखिए इस ऑप्शन सी पर भी एक नज़र डालिए। ऑप्शन सी है REX। ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। एक चट्टान थी बेनू चट्टान, उसके नमूने एकत्रित करने के लिए क्या किया गया था, इसको भेजा गया था। किसको भेजा गया था? सी वाले को। किसके? इसका तो सही जवाब है डी, लेकिन सी वाले की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसी से रिलेटेड है। सी जो है REX वाला, ये चट्टान थी, चट्टान का नाम क्या था? बेनू।
बेनू चट्टान के नमूने एकत्रित करने के लिए इसको भेजा गया था। अभी ये वापस आया, इसी का नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया, अपेक्स कर दिया। और अब ये क्या करेगा, अब ये दोबारा से इसको भेजा गया है, ये एपोफिस, यानी कि जो एपोफिस, एस्टेरॉयड एपोफिस भी इसका नाम है, गॉड ऑफ केओस का, इसका अध्ययन करने के लिए अभी ये जाएगा। ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, जो 2029 में, जो इस एस्टेरॉयड की बात हो रही है, 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, तो इसलिए ये इसका अध्ययन करेगा। गॉड ऑफ केओस, केओस यानी अराजकता का देवता, तो केओस का मतलब ये अव्यवस्था, अराजकता होती है, तो उसी का इसका अर्थ हो गया अराजकता का देवता। अगला क्वेश्चन है कि साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु कहाँ पर हुई, यानी टाइगर डेथ कहाँ पर हुई है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बाघ मरे हैं। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ये तो अभी किसने किया, बाघों की संख्या मौत महाराष्ट्र में 52। ये देख लो किसने, भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, इन्होंने देश में बाघों की मौत के आंकड़े जारी किए। अब जारी किसने किए, उसके बारे में भी थोड़ा आप याद रखना है। सबसे ज़्यादा मौत कहाँ हुई, महाराष्ट्र में हुई, फिर मध्य प्रदेश में हुई। 2023 की बात करें तो टोटल 204 बाघ मरे हैं। ये भी आंकड़ा बिल्कुल याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी मलेशिया। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही हो गया ऑप्शन सी इटली। इटली के साथ क्या किया है इन्होंने, माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते को मंजूरी दी है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जाकर के अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, वहाँ अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। जैसे इस समझौते के अनुसार इटली में शैक्षणिक और व्यावसायिक, यानी कि व्यवसाय करने वाले भी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, उनको एक्सपीरियंस हो प्राप्त करने के बाद, जो इच्छुक व्यक्ति हैं, भारतीय छात्र हैं, वो 12 महीने तक इटली में टेम्परेरी वहाँ पर रह सकते हैं, उनकी अनुमति दी जा सकती है। तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने हस्ताक्षर किए। 5 वर्ष तक ये समझौता लागू रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। हाल ही में किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष जैक्स टेलर का निधन हो गया है। रिसेंटली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन जैक्स टेलर्स पास्ड अवे। तो ऑप्शंस हैं यूएनओ, EU, UNHRC, यूनिसेफ। तो इसका सही जवाब जो है ये गलत है, गलत गलत, सही जवाब है ऑप्शन बी। EU के ये क्या थे, पूर्व अध्यक्ष थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में 1-2 लाइनें मैंने और लिखी हुई हैं। उन्होंने यूरोप में सीमा मुक्त यात्रा की अनुमति देने के लिए शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस के वित्त मंत्री भी रहे थे। तो इनका थोड़ा सा नाम याद रख लेना, क्योंकि हाल ही चर्चाओं में उनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। जैसे जैक्स टेलर्स कौन थे, पूछा जा सकता है। ये EU के अध्यक्ष थे, एक्स, ठीक है। हाल ही में चीन ने एक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया। उत्तरी, ये कुछ न कुछ करता ही रहता है भाई चाइना। तो हाल ही में रिसेंटली चाइना अनवील्ड ए स्टेट ऑफ आर्ट ओशियन ड्रिलिंग शिप, ड्रिलिंग करने का शिप इसने क्या कर लिया भाई, निर्माण कर लिया है। इसका अनावरण भी कर दिया। इसका नाम क्या है, मेगजियांग, जेनजियांग, टैंगजियांग, चेनजियांग, सारे जियांग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेगजियांग। ये मेगजियांग जो है इसका क्या कर लिया। अब मेगजियांग सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि मेगजियांग है एक ड्रिलिंग जहाज है, महासागर की खुदाई करने वाला है। तो ये इसका अनावरण हुआ है। इसका जो परीक्षण है, टेस्टिंग कहाँ पर हुई थी, दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत की राजधानी क्वांगचो में किया गया। क्वांगचो पर्ल नदी के किनारे है। मेगजियान का अर्थ स्वपन होता है। तो ये पर्ल नदी के किनारे, ये तो स्टैटिक जीके है, थोड़ा सा आप याद रख लेना, लेकिन ये क्वांगचो में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया है। इसका अर्थ होता है स्वपन होता है, ठीक है। हाल ही में मुख्य सचिवों का सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज बीइंग हेल्ड रिसेंटली। मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली और जयपुर। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली।
नई दिल्ली में क्या हुआ है, सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ये बस राज्य में और अपने अपने जो भी हैं राज्य हैं वहाँ पर प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए तमाम इसके लिए आपस में बैठकर क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। थर्ड एडिशन था, थीम था इसका ईज ऑफ लिविंग। ये फर्स्ट एडिशन धर्मशाला में आयोजित किया और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये 2-3 लाइनें ये भी याद रखनी है। थर्ड एडिशन ईज ऑफ लिविंग, फर्स्ट एडिशन धर्मशाला में, अभी जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये एक त्रिपक्षीय समझौता है। ये अभी तो ये देख लेते हैं कि भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल जी जो हैं इन्होंने क्या किया है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं उन्होंने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। अब ये मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसका कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, ये याद रखना है बिल्कुल, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में 2011 में इसका गठन हुआ था। इसमें मॉरिशस भी शामिल है और मालदीव, भारत और श्रीलंका। ये त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है, त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है, एक ग्रुप है। तो इसके 2011 में इसका गठन किया गया था। अभी इसकी जो कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसका आयोजन किया गया। अजीत डोभाल जी ने उसमें क्या किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। छठा संस्करण था ये, 6th एडिशन था, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 का इसरो के द्वारा देश का पहला पोलारीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पोलारीमेट्री मिशन क्या किया, लॉन्च किया गया, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये PSLV C58 से इसे लॉन्च किया गया। ये उपग्रह एक्स किरणों का डाटा एकत्रित करेगा और ब्लैक होल और न्यूट्रॉन के स्टार्स हैं इनका अध्ययन करेगा। आदित्य L1 और एस्ट्रोसेट के बाद में एक्सपोसेट अंतरिक्ष में स्थापित होने वाली तीसरी वेधशाला होगी। यानी कि जो अभी हो रहा है इसका अगर शॉर्ट रूप में पूरा नाम देखें हम तो एक्सपोसेट, ये अभी क्या हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। तो आदित्य L1 और एस्ट्रोसेट के बाद पूछ रहा है कि यह क्या तीसरी वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है तीसरी, और क्या ये LEO में स्थापित किया जा रहा है 500 से 700 किलोमीटर के बीच में। तो ये 4 कथन दिए हैं। तो साल का ये पहला है। तो इसमें ऑप्शंस में देखें पूछा है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन है A, C, A, D, B एंड C और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये PSLV C58 से लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है। ये एक्स किरणों का डाटा एकत्रित करेगा, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन इनका भी अध्ययन करेगा, ये भी सही है। एक्सपोसेट अंतरिक्ष में स्थापित तीसरी वेधशाला और इसी का नाम एक्सपोसेट है। आदित्य L1 और एस्ट्रोसेट के बाद में ये भी सही है। और ये LEO में स्थापित होगा, बिल्कुल LEO में स्थापित होगा ये। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तो जो गलत ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और रूस ने कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सी बात करी है? कुंडनकुलम। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में ये स्थित है। रूस के सहयोग से इसको क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। 2027 तक ये बन करके पूरा हो जाएगा। और अभी ये क्या किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो निर्माणाधीन है, 6 इकाइयाँ रहेंगी, 2027 तक चालू हो जाएंगी और रूस की मदद से इसको बनाया जा रहा है। फिस्ट सॉफ्टवेयर हाल ही में किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? फिस्ट सॉफ्टवेयर वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस हैं RBI, आर्मी, इसरो और CBI। तो इसका सही जवाब जो है, सही जवाब है इसरो। इसरो ने क्या किया है, फिस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। देखते हैं क्या है, इंग्लिश में देखते हैं क्योंकि हिंदी में इसका समझ में नहीं आता है। दिस सॉफ्टवेयर विल बी यूज टू परफॉर्म फाइनाइट, ये ध्यान रखना, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट और बिल्डिंग। मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस किसका? स्ट्रक्चर, रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, इनका करेगा। अब ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस क्या है? ये क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड मेथड है किसके लिए? फॉर
पूर्वानुमान लगाने के लिए। हाउ ये प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू रियल वर्ल्ड फोर्सेस। रियल वर्ल्ड फोर्सेस किसको कहा गया है? वाइब्रेशन, हीट, फ्लूइड फ्लो एंड अदर फिजिकल इफेक्ट्स। तो ये जो टेक्निक है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ये कंप्यूटराइज टेक्निक है। ये पता करेगी, पूर्वानुमान लगाएगी कि जो ये प्रोडक्ट है ये वाइब्रेशन के साथ कैसा व्यवहार करता है, हीट के साथ, फ्लूइड फ्लो के साथ। तो ये फिक्स्ड सॉफ्टवेयर उसी से संबंधित है। जो रॉकेट और एयरक्राफ्ट और जो सैटेलाइट जो बने होते हैं इनकी स्ट्रक्चर, उसका ये पता करेगा कि वाइब्रेशन के साथ इसका क्या रिएक्शन है। तो जो रियल वर्ल्ड फोर्सेज है उनको पता करेगा कि हाउ ये प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू रियल। तो ऐसे ही है, जिस मटेरियल के जिस एलिमेंट के बने होंगे उसका ये पता करेगा कि इनके साथ ये कैसा व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूएस स्टेबिलिटी रैंकिंग में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर है? तो ऑप्शन है ये है क्यूएस रैंकिंग में, ये याद रखना सीधा सा, क्यूएस रैंकिंग में टॉप पर कौन है? टोरंटो यूनिवर्सिटी, ये कनाडा की है। कैलिफोर्निया, ये अमेरिका की है। मैनचेस्टर, ये ब्रिटिश है। और ये जो बनारस हिंदू है ये अपनी इंडिया की है। तो इसमें से किसे क्यूएस रैंकिंग में सबसे ऊपर स्थान मिला है? तो जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है उसको पहला मिला है, कैलिफोर्निया को दूसरा मिला है, मैनचेस्टर को तीसरा मिला है। ठीक है, भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 50 में भी नहीं है। आईआईटीज़ हैं कुछ जो कि 300 के आसपास रैंकिंग में शामिल रहती हैं। पहली बार है कि कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 रैंक में भी शामिल नहीं है। 50 की तो बात छोड़ो, 200 में भी शामिल नहीं है। आईआईटी बॉम्बे जो कि 303वें स्थान पर है और आईआईटी मद्रास 344वें स्थान पर है। रैंकिंग 9 कारकों के आधार पर ली जाती है। तो टोरंटो यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में टॉप पर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति यानी कि CCEA, ठीक है, आर्थिक मामलों की समिति ने कोपरा यानी हम जो नारियल होता है ना उसको खोपरा या कोपरा बोलते हैं, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितना निर्धारित किया है कि इसका न्यूनतम MSP कितना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य वही होता है, मान लो फसल नष्ट होगी या कुछ अन्य प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसमें कि भाई किसानों को कम से कम उतना पैसा तो मिले उनकी लागत के बराबर कि, तो वो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये खोपरा के लिए क्या किया गया है, डिसाइड किया है आर्थिक मामलों की समिति ने। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो कितना डिसाइड किया है क्विंटल के हिसाब से? 11,500 रुपया, 12,500 रुपया, 13,000 वाला हो गया ये, और 14,600। तो इसका सही जवाब जो है ये, इसमें से सही जवाब तो कोई नहीं है। इसमें ये 12 वाला जो है ना, 12,000 ही डिसाइड किया, 500 डिसाइड नहीं किया है। 12,000 रुपया प्रति क्विंटल इसका MSP डिसाइड किया है। तो 12,000 कर लो, इसको 0 कर लो, ठीक है। तो 12,000 रुपया खोपरा का मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया है। अब जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये किसके द्वारा क्या की जाती है? तो ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा ये क्या किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है, सिफारिश की जाती है। और ये 2 प्रकार के खोपरा पर लागू किया है, मिलिंग खोपरा और बॉल खोपरा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा क्या किया जाता है, इसकी सिफारिश की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। 12,000 रुपये इसके लिए अभी क्या किया गया, MSP डिसाइड किया गया है। अध्यक्षता कौन करता है? CCEA यानी कि जो अभी मैंने बताया ना आर्थिक मामलों की जो समिति है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पब्लिश्ड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा? 2050 के बाद, 2060 के बाद, 2070 के बाद, 80 के बाद? तो इसका सही जवाब है 80 के बाद, यानी कि 21वीं सदी के अंत तक। इन्होंने कहा है कि 21वीं सदी तक के अंत तक भारत नंबर 1 बन जाएगा, चीन को भी पछाड़ देगा। ये रिपोर्ट किसने दी? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लंदन के द्वारा प्रकाशित की गई। कहा है कि 2024 से 28 तक 6.5 की आर्थिक विकास दर बनाए रखेगा। 32 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसको छोड़ेगा? जापान जर्मनी को। और 2080 के बाद चीन और अमेरिका को छोड़कर
दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ इकोनॉमी से संबंधित। अब सिंगल लाइन क्वेश्चन है जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, या सिंगल लाइन ही समझो, उनको ज़्यादा कुछ विवरण की जरूरत नहीं है। नीना सिंह पहली महिला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी हमने सुना होगा ना CISF, अभी हमने कुछ दिन पहले भी चर्चा करी थी कि CISF जो संसद में जो अभी चूक हुई सिक्योरिटी को लेकर, तो अभी संसद की सुरक्षा की जिम्मेवारी CISF को दे दी गई है, पहले दिल्ली पुलिस किया करती थी। तो अभी जो है CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया? नीना सिंह को। ये एक पैरामिलिट्री है। कौन? CISF। 1969 में इसकी स्थापना हुई। ये सब गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। CS राजन कोटक महिंद्रा के नए चेयरमैन। सिंपल सीधी लाइन को ध्यान रखना है। कोटक महिंद्रा के CS राजन। अतनु चक्रवर्ती, अतनु चक्रवर्ती HDFC को याद रखना है। ये सिंपल नाम है, ये तो मैंने तो ऐसे ही विवरण दे दिया कि कोई छात्र ऐसे समझे कि भाई कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर जानने का इच्छुक हो, इसलिए यहाँ पर डाल दिया। 1993 में स्थापना हुई, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, मुख्यालय मुंबई में है। तो अतनु चक्रवर्ती HDFC से संबंधित, CS राजन कोटक महिंद्रा से संबंधित हैं। भारत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में महावाणिज्यिक दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट स्थापित करेगा। एम्बेसी और कॉन्सुलेट में यही अंतर है। जो ये वाणिज्यिक, जैसे अपने भी वाणिज्यिक जो दूतावास है देशों के मुंबई में ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो महावाणिज्यिक दूतावास कॉन्सुलेट कहाँ स्थापित करेगा? ऑकलैंड में स्थापित करेगा, ऑकलैंड में। तो न्यूजीलैंड में भारतीय उच्च आयोग वेलिंगटन में स्थित है। एम्बेसी की बात करें तो वो वेलिंगटन में है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो टेलीविज़न मलेशिया के साथ समझौता किया है। तो रेडियो टेलीविज़न जो है इन्होंने किस देश के साथ? वहाँ के रेडियो के साथ, मलेशिया के साथ। आपस में दोनों एक दूसरे की संस्कृति का क्या करेंगे? खेल समाचार इनका सब आदान प्रदान करेंगे, ठीक है। तो 1977 में 97 में प्रसार भारती का गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उद्देश्य इनके बीच में क्या है? संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल और समाचार अन्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना है। तो मलेशिया के रेडियो के साथ हमने समझौता किया है। अनीस दयाल सिंह को, अभी मैंने बताया कि नीना सिंह को तो CISF का पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई, और अनीस दयाल सिंह, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो ये CRPF से संबंधित है। अभी जो है CRPF, ये सबसे बड़ा पैरामिलिट्री संगठन है इंडिया का। तो सशस्त्र पुलिस बलों में ये भी गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी 1903 में स्थापना हुई थी और CISF की 1969 में हुई थी। राहुल रसगोत्रा को भारत, ये देखो ITBP का भी आ गया नया महानिदेशक। तो 3 हमने बताए जो ये महानिदेशक की बात करें तो राहुल रसगोत्रा तो हो गया ITBP का। नीना सिंह को हमने बताया था अभी उनका CISF का, और ये CRPF का अनीस दयाल सिंह। तो ये थे 3 अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट। बैंक के भी हमने बता दिए, CS राजन महिंद्रा कोटक के, और अभी इनको HDFC का भी आपको बताया कि अनंतु सिंह थी ना, ये कौन सी थी? अतनु चक्रवर्ती को HDFC का। अगला है कि जो ये है बाहर, ये ITBP जो है ना, ये क्या करती है? भारत और नेपाल की सीमा पर सीमा सुरक्षा करती है। नेपाल और चीन, भारत नेपाल चीन ITBP। ये कितनी इसकी लंबाई होती है? या 2115 इसकी लंबाई है। आदर्श वाक्य क्या है? वीरता, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ये इसका आदर्श वाक्य है। LIC के द्वारा मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? S सुंदर कृष्णन। ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। कार्बी युवा महोत्सव 2024 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? असम में आयोजित किया जाएगा। कार्बी एंगलोंग हम जानते हैं कि असम का ही एक हिस्सा है। 1974 में यह शुरू हुआ। सन 2024 में इसकी गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसके मुख्य अतिथि होंगे। हाल ही में चिल्ड्रेन ऑफ नोबॉडी को गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। चिल्ड्रेन नोबॉडी क्या है? कि इजरायली फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार वेनेजुएला के निर्देशक कार्लोस डेनियल माल्वे को वन वे के निर्देशन के लिए दिया गया। तो निर्देशन जो किया है उसमें बेस्ट किसने किया है? कार्लोस डेनियल माल्वे ने। वन वे के निर्देशन के लिए इनको ये दिया गया है। भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए UAE को रुपयों में भुगतान किया।
बस दिमाग में रखना है ये न्यूज। पुस्तक फॉर स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी, ये नरवणे जी जो हैं आर्मी के, इनके द्वारा लिखी गई है। गलवान घाटी में इसमें यही बताया गया है कि वहाँ पर हमें आज़ादी दे दी गई थी शूट करने की, और वहाँ पर सेना को पूरी आज़ादी थी उनसे मुकाबला करने का, उन कोई प्रतिबंध नहीं था, ये सब इसमें लिखा गया है। तो फॉर स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी ये एम नरवणे जी जो हैं इनके द्वारा लिखित है। लखनऊ में बनेगा देश का पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल जो सिटी है लखनऊ में। मेडिटेक मित्र पहल जो है ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया के द्वारा इन्होंने इस मित्र पहल का क्या किया है, लॉन्च किया है। ये क्या करेगी, इंडिजेनियस डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल और किफ़ायती क्वालिटी मेडिटेक डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक, ये क्या करेगी, फैसिलिटेट करवाएगी। तो इसके बारे में बस ये है कि इसको याद रखना कि ये पहल किससे संबंधित है, किस मंत्रालय से संबंधित है, किसने लॉन्च किया, ये सब है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59% हो गई है। सबसे ज़्यादा मनरेगा में अगर भागीदारी की बात करें तो 89% के साथ केरला नंबर 1 पर है, तमिलनाडु 86, नॉर्थ में इनकी हिस्सेदारी कम है महिलाओं की। दिवंगत न्यायमूर्ति जो है माधव रेड्डी जी की जयंती पर विशेष डाक कवर जारी किया गया। अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने पहले 60 साल की उम्र में पेंशन दी जाती थी दलितों और आदिवासियों को, अभी उस उम्र को कम करके 50 वर्ष कर दिया गया है। और गोल्डी बरारी को आतंकवादी घोषित किया गया है। ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड था और ये क्या करता है, कनाडा में रहकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है गोल्डी बरारी। हाल ही में फ्रांसवा माइज 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है। दिवस से संबंधित कुछ ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे ये 2 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में बता दूं कि अंतर्मुखी दिवस, ये अंतर्मुखी लोग कौन होते हैं, उनके लिए दिवस, जो शांत रह करके सोशल गैदरिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे लोगों को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, अंतर्मुखी लोग। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को। अब कुछ ये अंतर्मुखी और DRDO से संबंधित पीछे 2-4 लाइनें देख लेते हैं। अंतर्मुखी वे लोग होते हैं जिन्हें शांत वातावरण पसंद रहता है, सामाजिकरण नहीं करना चाहते, सामाजिक समारोह में भाग लेने के बाद भी थकान महसूस करते हैं। पहला अंतर्मुखी दिवस 2011 में मनाया गया। अब बात करते हैं DRDO की। DRDO का ये 66वां स्थापना दिवस था। स्थापना 1958 में हुई थी और रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ये। DRDO ने अपना पहला प्रोजेक्ट, ये याद रखना थोड़ा, इंडिगो किया था शुरू। कब किया था? 1960 में। ये क्या था? सतह से आवाज़, सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों से संबंधित प्रोजेक्ट था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके हैं समीर वी कामत। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों ये था नए साल का पहला करंट अफेयर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो आप भी कंटिन्यू मेरे साथ बनिएगा। धन्यवाद।